हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हम परमाणु संरचना को अच्छे से देख चुके थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर को। परमाणु क्या है? परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण में से एक है। वो परमाणु ही नाभिक की अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उसके बाद अणु का निर्माण करते हैं। इन सभी चीजों को देख चुके थे। आज हम देखते हैं, उससे पहले एक शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ कि कल आखिर पढ़े क्या थे, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि नाभिक में कौन कौन से आई मीन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से कौन कौन से तत्व नाभिक में रहते हैं, कौन कौन से कण बोल सकते हैं, और या फिर बोल सकते हैं कि उसके बाहरी कोश में, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या रहता है और किससे किससे मिलकर बनता है। इस छोटा सा उसको समझ लेते हैं 2 मिनट के लिए। उसके बाद समझते हैं कि कौन कौन से प्रयोग से न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की खोज होती है और कौन कौन से प्रयोग से, किस प्रयोग से आखिर इलेक्ट्रॉन की खोज होती है। इन सभी चीजों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। कल की क्लास में वैसे मैं बता चुका था, तो भी से सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए एक सेकेंड, एक मान लीजिए कोई एक परमाणु है ना, एक परमाणु है। परमाणु के अंदर ये सब बता चुका हूं मैं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए क्या है, एक नाभिक है। परमाणु के अंदर क्या है, एक अंदर में क्या है, नाभिक है, ठीक। नाभिक की खोज किसने की थी? ये की थी रदरफोर्ड। कल की क्लास में बता चुका हूँ कौन से प्रयोग से। अगर क्वेश्चन है कि कौन से प्रयोग से नाभिक की खोज की गई थी, तो याद रखेगा अल्फा प्रकीर्णन से। किसके? अल्फा प्रकीर्णन से नाभिक की खोज की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा। और नाभिक किससे किससे मिलकर बना है? तो ये बना है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, याद रखेगा, ठीक। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, क्लियर है। और इसके चारों तरफ जो वृत्ताकार पथ पे जो चक्कर लगाते हैं, कुछ इस प्रकार वृत्ताकार पथ पे जो चक्कर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसकी खोज की थी किसके द्वारा किया गया था? जे जे थॉमसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। जे जे थॉमसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और कौन से प्रयोग से क्वेश्चन आया, तो कौन से प्रयोग से की गई थी? तो याद रखना है कैथोड रे ट्यूब के प्रयोग से की गई थी, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब के प्रयोग से जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। और इसका नामकरण कौन किया था कि इसका नाम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो इसका नामकरण किया गया था स्टोनी के द्वारा, ठीक है। स्टोनी के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, ठीक। कल की क्लास में बता चुका हूं। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि परमाणु कौन कौन से किससे किससे मिलकर बनता है। तो परमाणु देखा जाए तो 3 चीजों से ही मिलकर बनता है। परमाणु कौन कौन सा? देखिए, सबसे पहले नाभिक। नाभिक में कौन कौन है? प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है। उसके अलावा इसके बाहरी कोश में देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, ये चारों तरफ वृत्ताकार पथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये और क्या आएगा इसके सामने? याद रखे ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक। याद रखना है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होगा। एक और आप बार बार सुनते होंगे, तो अभी इस तरह समझो परमाणु कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर। एक चीज आप सुनते होंगे, इलेक्ट्रॉन ये, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसमें आवेश जो है, याद रखिएगा, क्या है? धनावेश है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो क्या है? ऋणावेश है। और यहाँ पर जो ऊपर में, याद रखिएगा, यहाँ पर प्लस है, मतलब इसमें क्या है? धनावेश है। तो आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जैसे मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, कल बताया था, इसका होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, एक सेकेंड, -19 कूलाम, यही होता है। कल इसका बताया था मैं, इसका आवेश होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। और प्रोटॉन का देखा जाए तो प्लस में हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो। और न्यूट्रॉन का जो होता है वो तो आवेश रहित होता है, याद रखिएगा, उदासीन कण है ये। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन जिसमें धनावेश आता है, ई प्लस की बात करें, तो याद रखिएगा इसका जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। प्लस यहाँ पर बात आती है, पॉजिटिव आ जाता है, प्रोटॉन जैसा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, तो ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? माइनस है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है? प्लस है, ठीक। और द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान जो इसका द्रव्यमान, वो बराबर होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये सेम सेम होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। जो आपका इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूं उसके बराबर ही होता है। तो कितना? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है, जो कि नगण्य माना जाता है, क्लियर है, ठीक। और अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ये जो पॉजिटिव वहां पर आयन है, धनावेश है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी सीडी एंडरसन के द्वारा। सीडी एंडरसन के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी, क्लियर है। क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज तो जे जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोटॉन कल मैं वैसे बता चुका हूं, तो अभी से प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा? गोल्ड स्टीन के द्वारा की गई।
और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी, समझ रहे हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यही मिलकर नाभिक बनाते हैं। ये किसके बारे कौन बताया था, इसकी खोज किसने की थी? ये की थी रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। आ रहा है समझ में। और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज जो है उसके बारे में किसने बताया था? इस CD एंडरसन जी के द्वारा बताया गया था। क्लियर है? ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो अब कैथोड रे ट्यूब, जो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी कैथोड रे ट्यूब के द्वारा, या जो नाभिक की खोज की गई थी अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा, वो है क्या? इसको चलो अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो चले देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक, देखिए सबसे पहले देखते हैं, टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? फिर से नहीं लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। क्लियर है? ठीक, अब समझिएगा कैसे इसकी खोज की गई थी, आखिर क्या है। तो है क्या ये सबसे पहले आप ये समझिए है क्या। ये है CRT, जिसको आप क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब। अगर हिंदी में बोलोगे तो क्या हो जाएगा? कैथोड किरण। रे मतलब क्या होगा? किरण। ट्यूब मतलब क्या हो जाएगा? विसर्जन नलिका। कैथोड रे विसर्जन नलिका। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में लिख लीजिएगा कैथोड रे ट्यूब। क्लियर है? तो ये कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। कैसे? अच्छे से समझिए। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या लिया गया, यहाँ पर एक जो आपको दिख रहा होगा एक ट्यूब लिया गया। एक ट्यूब है। अब ट्यूब के ऊपर में देखिएगा एक वैक्यूम लगा दिया गया। ट्यूब के ऊपर में देखिएगा ये वाला हिस्सा क्या है? वैक्यूम, हवा को पास करने के लिए क्या लगा दिया गया? वैक्यूम लगा दिया गया। ठीक, तो एक क्या है? एक प्रकार से ये है आपका वैक्यूम पंप है। ठीक, एक मिनट, ये आपका क्या है? वैक्यूम पंप है। ठीक है, ये क्या है? वैक्यूम पंप है। ठीक, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं निर्वात पंप ना। इसको क्या लिख सकते हैं? निर्वात पंप है ये। ठीक, अब इसी जो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये ट्यूब दिख रहा है, इसी ट्यूब के एक तरफ क्या है? देखिए एक तरफ है, यहाँ पास क्या है? यहाँ पास है कैथोड, और यहाँ पास क्या है? एनोड लगा दिया गया। कैथोड और एनोड की एक एक प्रकार से एक डंडी लगा दी गई, समझ सकते हैं। कैथोड हमेशा निगेटिव चार्ज और एनोड हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, समझ रहे हैं। तो दो एक प्रकार से बोल सकते हैं, एक ट्यूब है जिसके एक तरफ कैथोड लगा दिया गया और दूसरे तरफ एनोड लगा दिया गया, और ऊपर में याद रखिए ऊपर में क्या छोड़ दिया गया? एक हवा पास होने के लिए, वैक्यूम पास होने के लिए एक पंप लगा दिया गया। अब देखिए यहाँ पास उसको और किससे जोड़ दिया गया? हाई वोल्टेज से जोड़ दिया गया। मतलब यहाँ पर क्या दिया गया? उच्च वोल्टेज था, मतलब हाई वोल्टेज दिया गया। अब समझिए हाई वोल्टेज से क्या होगा? हाई वोल्टेज मतलब उच्च विभव। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उच्च विभव। अब इससे क्या होगा समझिएगा। जैसे ही आप इसमें क्या लगाओगे? हाई वोल्टेज लगाओगे। जैसे आप इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे, हाई वोल्टेज जैसे ही आप इसमें अप्लाई करोगे, क्या होगा? जो भी गैस भरा रहेगा पंप में, जो भी पंप में गैस भरा है, समझिएगा जो भी पंप में गैस भरा रहेगा, भरा है, जो भी पंप में अगर गैस भरा, किसी भी चीज में स्वाभाविक सी बात है अगर आप प्रेशर डालोगे तो जो वहां पर जो भी गैस है वो किसके थ्रू? पंप के थ्रू। जो निर्वात पंप है, वैक्यूम पंप है, उसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। मतलब इसमें जो भी गैस भरा होगा, इसके अंदर देखिए इसमें जो भी गैस भरा होगा वो इसके थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। आ रहा है समझ में। तो जो भी गैस भरा होगा पंप में, जो भी गैस भरा होगा वो क्या हो जाएगा? निर्वात पंप के थ्रू क्या हो जाएगा? वो बाहर हो जाएगा। समझ रहे हो? बाहर हो जाएगा। तो जैसे ही जो बोल सकते हैं उसका जो गैस बाहर होता है, तो गैस बाहर होगा मतलब वो पूरा का पूरा प्रेशर अब उसमें कम हो गया, जो कि गैस भरा है मतलब प्रेशर ज्यादा है। और अगर गैस ही बाहर निकल जाए मतलब इसी में क्या हो जाएगा? लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। ठीक, समझना अच्छे से। लो प्रेशर जनरेट हो गया। अब है जैसे ही हाई वोल्टेज दिए, हाई वोल्टेज देने के बाद क्या हुआ? वहां पे जो भी गैस था वो पंप के माध्यम से, वैक्यूम पंप के माध्यम से बाहर चला गया। अब जैसे ही बाहर गया वहां पर क्या हो गया? लो प्रेशर जनरेट हो गया। अब जैसे ही वहां पर लो प्रेशर जनरेट होता है, समझिएगा ठीक है, जैसे ही लो प्रेशर जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन समझना, इलेक्ट्रॉन कैथोड से, कहां से? कैथोड से, कैथोड से एनोड की ओर जाने लगते हैं। एनोड की ओर जाते हैं। कैथोड से एनोड की ओर, क्योंकि लो प्रेशर है ना, लो प्रेशर है मतलब वो अब गति कर सकते हैं निर्वात में, समझ रहे हैं। तो कैथोड क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो सॉरी कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं, याद रखिएगा। मतलब कुछ इस प्रकार से जाना शुरू करते हैं, इस प्रकार से, ऐसे कैथोड से एनोड की ओर। आ रहा है समझ में। अब समस्या ये है आप इस चीजों को तो देख नहीं सकते, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल को देख सकते हैं क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है, इसको आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। इसी वजह से जो, क्योंकि आप इसको देख नहीं सकते, इसी वजह से एनोड के पीछे में क्या लगा दिया जाता है? एक पर्दा लगा दिया जाता है, एक लेप लगा दिया जाता है। किसका? जिंक सल्फाइड का। याद रखिएगा जिंक सल्फाइड का एक लेप लगा दिया जाता है, जिससे जो भी आपका इलेक्ट्रॉन यहां से अगर
वो जाता हुआ दिखाई देख तो सकते नहीं, तो क्या होगा, जैसे ही ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये पर्दे पर पड़ेगा तो ये चमकता हुआ दिखाई देगा। समझ रहे हैं? अच्छे समझे, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, इससे क्या होगा, यहाँ पर ये चमकता हुआ दिखाई देगा। और चूंकि यहाँ पर ये चमकता हुआ दिखाई देगा, कौन सा, इलेक्ट्रॉन, समझना इलेक्ट्रॉन, पर्दा कौन सा है, जिंक सल्फाइड का, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पर पड़ेगा तो उससे क्या होगा, ये चमकदार दिखाई देगा। समझ रहे हो? और चूंकि इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर गया है, कहां से गया है, कैथोड से एनोड की ओर गया है, इसलिए इस खोज का नाम क्या रखा गया, कैथोड रे ट्यूब रखा गया। अब यहां पर ये समझ में आया कि पर्दे के पीछे, याद रखेगा, पर्दे के पीछे अब दिखा ना, अच्छे समझिएगा, पर्दे के पीछे कुछ चमकीला चीज दिखाई दिया, उसी चमकीले चीज को ही क्या नाम दिया गया, याद रखा, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। समझ रहे हो? जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, जे थॉमसन के द्वारा। नामकरण तो खैर स्टोन ही रखा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, जे थॉमसन के द्वारा, और यही इनका एक प्रकार से प्रयोग है। समझ रहे हैं? एक बार और अच्छे से समझिए, एक बार बस 2 मिनट शॉर्ट में समझा देता हूं। एक ट्यूब लिया गया, ट्यूब के एक तरफ कैथोड और दूसरे तरफ एनोड जोड़ा गया, और दूसरे तरफ उसको क्या किया गया, हाई वोल्टेज से जोड़ दिया गया। जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो पंप में जितने भी गैस भरे हैं वो निर्वात पंप के माध्यम से, वैक्यूम पंप के माध्यम से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। जो भी इस ट्यूब में पंप वो भरा होगा, गैस भरा होगा, अब जैसे ही गैस बाहर होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होगा। अब लो प्रेशर जनरेट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से कहा जाएंगे, एनोड की ओर जाएंगे। समझ रहे? क्योंकि हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव जाता है ना, कोई भी चीज अपने आप को अट्रैक्ट करती है, याद रखिएगा। सेम तो अट्रैक्ट, पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं करेगी, या निगेटिव नहीं करेगी, पॉजिटिव ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज रहता है, और यहाँ पर धनायन है, देखिए एनोड है, तो यहाँ से इसीलिए एनोड जो है, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की ओर जाएगी। और चूंकि हम इन इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते, उसके पार्टिकल को देख नहीं सकते, इसीलिए एनोड के पीछे हम क्या लगा देते हैं, एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिए। क्योंकि जिंक सल्फाइड के पर्दे में इलेक्ट्रॉन चमकता हुआ दिखाई देता है, तो यही इलेक्ट्रॉन जो, मतलब कुछ चीज चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्लियर है? ठीक, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन की खोज, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, ये है इलेक्ट्रॉन की खोज। अब नोट करके लिख लीजिएगा, अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन के परमाणु के कितने द्रव्यमान के बराबर होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, लिख लीजिए इसको, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना बताया हूं, फिर से नहीं बताऊंगा, अभी बताया हूं, कल भी बताया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837 होता है, या इतना ही होता है, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन कभी आ जाए तो लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु का कितना होता है, 1/1837 होता है। क्लियर है? तो ये है इलेक्ट्रॉन। अच्छा समझिएगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की गई, क्लियर है? ठीक, अब हम देखते हैं, ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन, जो कि अब क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एक ऋणायन है, ठीक है, जो कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है। क्लियर है? जो कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन एक धनायन है। ये क्या है, एक धनायन है। और ये कहां से कहां जाएगा, ये जाएगा एनोड से कैथोड, सेम वैसी होगा, एनोड से कैथोड की ओर जाएगा ये, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है, चूंकि उस पर निगेटिव चार्ज है, इसीलिए वो कैथोड से एनोड की ओर गया, क्योंकि एनोड में पॉजिटिव है, इसलिए दोनों अट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि पॉजिटिव, ये प्रोटॉन पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पर मान लीजिए कैथोड है और यहाँ पर एनोड है, ठीक है। तो एनोड पॉजिटिव रहता है, कैथोड निगेटिव, तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है यहाँ पर भी पॉजिटिव रहता है प्रोटॉन में। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एनोड से कैथोड की ओर जाएगा, सेम प्रोसेस रहेगा इसका भी, समझ रहे हैं? ठीक, तो ये तो रहा प्रोटॉन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्रोटॉन वाला। आपको इलेक्ट्रॉन की खोज का कुछ याद रखना पड़ेगा, जैसे कौन सा लेप लगाए थे, जिंक सल्फेट का, हाई वोल्टेज, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, मतलब सॉरी, रदरफोर्ड का मॉडल देखते हैं जिसमें वो नाभिक की खोज की थी। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है रदरफोर्ड रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। अगला है रदरफोर्ड मॉडल, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन कौन सा प्रयोग किया गया था इसके द्वारा किया गया था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया गया था, अल्फा प्रकीर्णन, ठीक है, इंपॉर्टेंट, अल्फा प्रकीर्णन इसका प्रयोग किया गया था। अब बात यहाँ पर यह है कि आखिर ये है क्या, आखिर अल्फा प्रकीर्णन क्या है, तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि आखिर अल्फा कण क्या है, अल्फा कण क्या है, ठीक है ना।
भाई अल्फा प्रकीर्णन पढ़ रहे हैं तो अल्फा क्या है उसमें, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो चलिए इसको देखते हैं कि आखिर अल्फा क्या है। देखिएगा, सबसे पहली बात अल्फा क्या है, अल्फा कण क्या है। आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम आएगा। ठीक, तो अगर मैं देखूं तो हीलियम का कितना होता है, देखा जाए तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 2, और परमाणु द्रव्यमान 4, ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो इसको मैं अब कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान, आपको मेरे ख्याल से बोरॉन सब आपको पता होगा अच्छे से। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं हीलियम की, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, हीलियम। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 4। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, 2 हीलियम, ऐसे ही करेंगे। ठीक, तो अगर मैं बात करूं इसमें कितने धनायन होंगे, अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, इसमें अल्फा कण हीलियम को नहीं कहा जाएगा, हीलियम के नाभिक को नहीं बोलेंगे, हीलियम के नाभिक को नहीं कहा जाएगा। इसमें कहा जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, द्विधनावेशित, द्विधनावेशित हीलियम के नाभिक। अब द्विधनावेशित हीलियम के नाभिक क्या है, देखिए हीलियम की बात अगर मैं कर दूं तो 2He4, इसी को बोलते हैं हीलियम। अब इसमें मैं द्विधनावेशित कर दूं तो कई बार ऐसे भी लिखते हैं, याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं 2 हीलियम और इसको 4, परमाणु क्रमांक द्रव्यमान को इधर भी लिख देते हैं, जैसे इधर मैं 4 लिखा हूं, इधर भी लिख सकते हो आप, ठीक है, आ रहा है समझ में। और यहाँ पास द्विधनावेशित का मतलब है कि इसमें 2 अगर मैं प्लस लगा दूं एक्स्ट्रा, तो इसको आप क्या बोलते हैं, द्विधनावेशित। ठीक है, प्लस वन रहता तो क्या होता, केवल और केवल एक मतलब धनावेशित होता। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो इसी हीलियम के द्विधनावेशित जो नाभिक है, उसी नाभिक को ही क्या कहा जाता है, अल्फा कण बोलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है अल्फा कण क्या है, पहली बात याद रखेगा, ये एक धनावेशित कण है। ये क्या है, एक धनावेशित कण है। आ रहा समझ में, किसके धनावेशित कण है, इंपॉर्टेंट है, द्विधनावेशित है, याद रखिएगा, हीलियम के नाभिक होता है अल्फा। क्लियर है, ठीक, समझ रहे हो। तो क्या क्या याद रखना है, पहला, यह हीलियम के नाभिक, यह द्विधनावेशित हीलियम के नाभिक होते हैं। दूसरा, ये धनावेशित कण होते हैं। तीसरा, ठीक है, ये किसकी ओर, ये याद रखिएगा, ये क्योंकि ये धनावेशित कण है इसलिए हमेशा किसकी ओर जाएगा, ये स्वाभाविक सी बात है, ये हमेशा ऋण आयन की ओर जाएगा, मतलब ऋणात्मक प्लेट की ओर जाएगा। समझ रहे हो, तो कुछ आपको याद रखना पड़ेगा ये। और अगर क्वेश्चन आ जाए इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है 4 AMU के बराबर। ठीक है, 4 AMU। तो क्वेश्चन आप बस आपको याद रखिए कि अल्फा कण क्या है, अल्फा कण द्विधनावेशित हीलियम के नाभिक होते हैं, जो कि एक धनावेशित कण है और हमेशा ऋणात्मक या ऋणावेशित प्लेट की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्लियर, ठीक, तो ये तो रहा कि अल्फा कण क्या है। अब हमको समझना है कि रदरफोर्ड मॉडल क्या है, ये भी समझना है। तो चलिए देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल आखिर क्या है। देखिए, जैसे अभी हम समझे थे इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी CRT कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से। तो क्या क्या किया गया था, जिंक सल्फेट का वहां पे लेप लगाया दिया था, ये सब चीज देखते हैं। ठीक है, देखे थे कुछ इस प्रकार से ही, ऐसे ही बोल सकते हैं, इसका भी एक प्रयोग किया गया था। यहाँ पर प्रयोग करने के लिए याद रखिए, यहाँ पर लगाई गई थी एक, ऐसे कुछ लिख देता हूं मैं, कुछ इस प्रकार से, ऐसे एक सेकेंड, यहाँ पर एक क्या रखा गया था, पतली से सोने की, सोने की पतली पन्नी रखी गई। ठीक है, याद रखिएगा, पन्नी है एकदम, है सोने की पतली पन्नी रखी गई यहाँ पे। एक सेकंड, इसको मैं पतला ही बना देता हूँ, ज्यादा ही मोटा हो गया है। ठीक है ना, ये सोने की एक पतली पन्नी बना दी गई, इस पे रख दी गई यहाँ पास। ठीक है, और इसी सोने की पतली पन्नी में क्या किया गया, अल्फा कण, यहीं पे क्या किया गया, अल्फा कणों का क्या किया गया, बौछार किया गया। इसी किसमें, सोने की पतली पन्नी जो है, इसमें किसका किया गया, अल्फा कणों का क्या किया गया, देखिएगा, बौछार किया गया कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार यहाँ पर क्या किया गया, बौछार किया गया। ठीक है, कुछ ऐसे बौछार किया गया इस प्रकार, पूरा का पूरा। समझ रहे हो, ठीक। अब यहाँ पर भी हम सेम अल्फा कणों को तो देख नहीं सकते कि सोने के पतली पन्नी में अगर वो जाके टकरा रहे तो क्या होगा, इसको भी हम नहीं देख सकते। इसी वजह से देखने के लिए पीछे में, इसके पीछे में ही यहाँ पर क्या लगा दिया गया था, यहाँ पर लगा दिया गया था, सेम एक पर्दा लगा दिया गया था। और उस पर्दा में किसका लेप लगाया गया था, सेम उस पर्दा में लगाया गया था जिंक सल्फाइड के, सॉरी, जिंक सल्फेट का क्या लगा दिया गया था, यहाँ पर लेप लगा दिया गया था, जिससे कि हम अल्फा कणों को देख सके कि वो कैसा है, चल रहा, मतलब उसकी गति कैसी है, क्या वो टकरा के वापस आ जा रही है कि सीधी निकल जा रही है, इसको देखने के लिए। क्लियर है। अब देखिए,
अब इसका जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आई मीन जब रदरफोर्ड इसका एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तब क्या देखा गया रदरफोर्ड के द्वारा? ठीक, तो देखिए इन्होंने देखा कि लगभग, एक सेकेंड, इन्होंने के द्वारा ये देखा गया कि लगभग सभी कण, लगभग सभी कण, लगभग बोल रहा हूं ना, लगभग लगभग सभी कण क्या चले गए? सीधे चले गए, सीधे चले गए। ठीक, अब जब एक बात की बात समझिए, जैसे मैं बात करूं, ये मान लीजिए एक छेद है, एक मान लीजिए एक छेद है, छेद में मान लीजिए अगर आप लाइट को डायरेक्ट अगर आप अंदर डाल रहे हो छेद में, तो एक बात की बात समझिएगा, लाइट अगर पूरा चले जाए, इसका मतलब ये आप समझ सकते, मतलब आर पार हो जाए उस छेद की, इसका मतलब आप ये समझोगे कि वो पूरा का पूरा खोखला है। इसी वजह से तो लाइट पूरा आर पार गया है ना। ठीक, तो जब अल्फा कण पूरा का पूरा उसके सीधे चला गया, तो ये समझा गया कि परमाणु का अधिकांश भाग, इससे यह समझा गया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। भाग खोखला है, समझ रहे हो? आ रहा है समझ में? परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? नाभिक, ठीक, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? नाभिक एक्चुअल में क्या है? नाभिक की खोज किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, तो नाभिक के अंदर जैसे ही इसमें बोल सकते हैं अल्फा कणों की बौछार की गई, वो पूरा का पूरा जो अल्फा कण है वो सीधे चला गया, पूरा मतलब लगभग सभी अल्फा कण सीधे चले गए। तो जब कोई चीज सीधा ही निकल जाएगा, इसका मतलब ये बोल सकते हो कि उसको रोकने वाला कोई चीज है नहीं। इसका मतलब ये समझा गया कि परमाणु का जो है वो अधिकांश भाग क्या है? उसका पूरा का पूरा खोखला है। समझ रहे हो? ठीक, कुछ ही भाग क्या होते हैं, कुछ ही कण क्या होते हैं? विचलित होते हैं। अब उसमें से देखिए, अधिकांश बोल रहा हूं ना, पहला हुआ ये। दूसरा, कुछ कण जो है, कुछ कण विचलित होते हैं, विचलित हुए। ठीक है, मतलब जहां से मान लो ऐसे जा रहे वो कुछ तिरछा हो गए, कुछ इस प्रकार। ठीक, तो कुछ कण क्या हुए? विचलित हुए। और इसमें से 20,000 कण में से, याद रखिएगा, तीसरा, पहला तो ये था, ऑप्शन ये हुआ, दूसरा ये था, तीसरा ये था कि 20,000 कणों में, 20,000 कणों में से एक कण जो है, इंपॉर्टेंट है, एक कण जो है सोने की पतली पन्नी से, पतली पन्नी से सोने की पतली पन्नी से टकराकर, सोने की पतली पन्नी से टकराकर क्या हो गया? वापस आ गया, वापस आ गया। समझना। ठीक, इसका मतलब ये है कि परमाणु का पूरा भाग खोखला नहीं होता। समझ रहे हो? मान लीजिए मैं यहाँ पर है, होल है, ये वाला भाग अगर मान लो इससे लाइट पड़ा है और इससे आके टकरा के वापस हो गया, लाइट यहाँ पे ऐसे लगा है और इसी से पड़ के वापस आ गया, इसका मतलब ये है कि भले ही ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा खोखला होगा, लेकिन बीच का तो नहीं है ना। इसलिए मैं यहाँ पर कौन सा शब्द यूज किया हूँ? याद रखिए, यहाँ पर मैं लगभग सभी कण, लगभग सभी कण सीधे चले गए, लेकिन पूरे के पूरे कण सीधे नहीं गए। ठीक, 20,000 कणों में से एक कण जो है वो सोने की पतली पन्नी से टकराकर वापस आ गया। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि परमाणु का पूरा भाग खोखला नहीं होता। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक, अब समझिएगा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। अल्फा कण क्या था? अभी हम पढ़े हैं, अल्फा कण क्या है? एक धनावेशित कण है। अल्फा कण क्या है? एक धनावेशित कण है। ठीक, चूंकि धनावेशित कण है, अब समझिए, एक मान लीजिए एक चुंबक है, एक चुंबक का पॉजिटिव और ये भी चुंबक का क्या करते हैं? पॉजिटिव। दोनों को अगर आप मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये जाकर ऐसे क्या चिपक जाता है? क्या नहीं, ये इसको वापस यहाँ पर खींचने की कोशिश करता है, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं? अपोज करने की कोशिश करते हैं, चिपकते नहीं है, टकरा के वापस आने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो? तो सेम वैसी है कि जब हमको पता अल्फा कण क्या हुआ, जब अल्फा कण इसमें किया गया, तो जब अल्फा कण इसके कुछ 20,000 कण में से एक कण, जब एक कण टकरा कर वापस आ जा रही है, इसका मतलब क्या है कि अल्फा कण, देखिए ये तो वैसे भी धनायन, ये क्या है? वैसे भी धनायन है, मतलब ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर गया होगा ऐसे, और इसी से टकरा के क्या हो गया होगा? वापस आ गया होगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि इसका नाभिक भी क्या होगा? यहाँ पर धनावेशित होगा। समझ रहे हो? तभी तो टकरा कर वापस गया है ना। अगर ये ऋणावेशित होता मान लो, तो वहां पर टकरा के वापस ही क्यों होता? क्योंकि पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है और ये मान लो निगेटिव रहता, तो पूरा का पूरा उसको खींच लेता। अगर ये पॉजिटिव है और यहाँ से जा रहा है और वापस उसी दिशा में लौट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है? धनावेशित है। इसीलिए सेम है, जब धनावेश आवेश जब उसका सेम है, चार्ज सेम है, इसीलिए तो उसको वापस करने की कोशिश करेगा, मतलब वापस जाने की कोशिश करेगा।
समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? इससे ये समझ आया कि पूरा का पूरा जो धनावेश है वो किससे, नाभिक पर केंद्रित है। समझ रहे हो? इससे क्या समझ में आता है, अच्छे से लिख लीजिएगा। परमाणु, इससे क्या समझ आया, परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश ना, समस्त धनावेश उसके किस पर निर्भर है, उसके नाभिक में स्थित है। उसके नाभिक में क्या है, स्थित है। ठीक है, नाभिक में स्थित है। क्लियर? देखिए बीच वाला हिस्सा ना, बीच में टकराया और जाके वापस आ गया, और बीच में आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और वो क्या है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं क्या है, पूरा का पूरा नाभिक जो है वो, मतलब नाभिक से टकराया वापस आ गया, मतलब पूरा का पूरा धनावेश किस पर केंद्रित है, नाभिक पर केंद्रित है। क्लियर है? तो ये है आपका अल्फा कण, कब जो बौछार किया गया था अल्फा कणों की खोज के लिए, बोल सकते हैं नाभिकों की खोज के लिए, किसके द्वारा, रदरफोर्ड के लिए। परंतु रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया, उसमें कुछ दोष भी उत्पन्न हो गए। अब क्या दोष समझिएगा, रदरफोर्ड चूंकि ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं कुछ इस प्रकार। अब जैसे आप, मैं बात करूं कि जैसे आप ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, एक राउंड अच्छे से लगाएंगे, दो राउंड अच्छे से लगाएंगे, तीन राउंड अच्छे से लगाएंगे, फिर आपके बाद थकते जाएंगे, धीरे 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 आपकी स्पीड कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरी तरीके से थक हार के बैठ जाएंगे, मतलब आप समझ लीजिए कि आप हार, मतलब अब आप दौड़ेंगे नहीं। सेम यहां पर भी ये बात हुई कि जब इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के, सॉरी, परमाणु के चारों ओर जब वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन भी तो थकता होगा। अब इसके थकावट से मतलब इसकी ऊर्जा में तो कमी आती होगी, इसकी ऊर्जा में तो कमी आती होगी, ये कहा गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं, ये है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो हो सकता है उसके ऊर्जा में कमी आती होगी। तो ऐसे में ऊर्जा में कमी आने से, जैसे जैसे ऊर्जा में कमी आएगी, तो हो ऐसा होना था ना कि इलेक्ट्रॉन जाके किस में गिर जाता, इलेक्ट्रॉन जाकर, हो सकता है इलेक्ट्रॉन को जाके नाभिक में गिर जाना था। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, जैसे इसकी ऊर्जा कम होगी जाके नाभिक में गिर जाना था। ठीक है, यही तो था ना। पर ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जाके नाभिक में गिर जाता है क्या, नहीं? तो ये क्यों नहीं गिरता, क्या इसका रीजन है, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड के द्वारा नहीं किया जा सका। समझ रहे हो, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सके। इसी वजह से रदरफोर्ड के मॉडल में एक दोष है कि वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब वो ऐसे बोल सकते हैं कि परमाणु जो है स्थायित्व की व्याख्या, मतलब परमाणु जो है स्थायी है कि नहीं है, उसके स्थायित्व की व्याख्या वो नहीं कर पाए। कौन? रदरफोर्ड। कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ऊर्जा में कमी आती है तो नाभिक में क्यों नहीं गिरता, अर्थात परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके रदरफोर्ड के द्वारा। क्लियर है? तो ये है दो मॉडल बोल सकते हैं, एक है आपका कैथोड रे ट्यूब जिसके समय, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, और दूसरा है आपका रदरफोर्ड मॉडल बोल सकते हैं जो कि नाभिक की खोज के लिए। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक हमारा होगा पूरा का पूरा परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक सब रहेगा। उसके अलावा उसी में ही टॉपिक में ही हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जो कि हो सकता है 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।